जय हिंद सभी को। और पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़े थे और पार्ट 2 आज हम लोग समझेंगे। और इस पार्ट 2 में हम लोग पिछले क्लास में जय प्रक्रम के बारे में जाने थे। आज हम लोग टॉपिकली पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोग पूरी एनर्जी के साथ फटाफट सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज हम लोग को जो टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले इसके बारे में। तो हम लोग जानकारी जो हासिल करेंगे वो हम लोग का जो टॉपिक होगा वह पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पोषण के बारे में और पोषण की विधियों के बारे में जानकारी करेंगे। पोषण और उनकी विधियों के बारे में ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग उस दिन चर्चा कर चुके थे बच्चों कि पोषण क्या होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने शरीर के अंदर भोजन को लेता है, भोजन इंटरकोर्स करता है, भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेता है, भोजन की लेने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। जीवधारी में जितने सारे लिविंग हैं, जितने सारे सजीव वस्तुएं हैं जिनके अंदर प्राण है, वो मुख्य रूप से दो तरीके से पोषण करते हैं, यानी अपने अंदर में भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी पोषण की मुख्य रूप से दो तरह की विधि है। एक को बोलते हैं स्वपोषण या स्वपोषी के नाम से जानते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पारपोषण या पारपोषी के नाम से जानते हैं। यानी पोषण की कितनी विधियां हैं, तो आपसे सवाल पूछेगा पोषण की कितनी विधियां हैं तो आप जवाब दोगे दो प्रकार की हैं। एक को बोलते हैं स्वपोषण और दूसरे को बोलते हैं पारपोषण। अब आपको जानकारी में आना चाहिए कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण वैसा पोषण है जिस पोषण के अंतर्गत कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है और भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। मैं फिर से बता दूं, वैसा जीवधारी जो भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर करता है, अपने खुद बना लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। तब तीन तरीका से बोल सकते हैं कि वैसा जो जीव अपना भोजन ग्रहण खुद करता है या खुद बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, या वैसे बोल सकते हैं वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। या वैसे बोल सकते हैं वैसा जीव जो भोजन स्वयं बना लेता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अब ऐसा किसमें होता है, तो केवल हरे पेड़ पौधे, जितने हरे पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब क्या हैं, हरे पेड़ पौधे। लेकिन कुछ ऐसे भी हरे पेड़ पौधे हैं जो अपवाद के रूप में हैं, जो पौधे के रूल को फॉलो नहीं करता, जैसे अमर बेल। कौन बेल, अमर बेल। अमर बेल जो है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, किसी दूसरे पौधे पर डिपेंड रहता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती बच्चों, इसलिए इस अमर बेल को स्वपोषी नहीं कहा गया है बल्कि पारपोषी कहा गया। अब पारपोषी क्या होता है, तो पारपोषी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। वह जंतु पर भी निर्भर कर सकता है, पेड़ पौधे पर भी निर्भर कर सकता है। ऐसी ही अवस्था को, ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही पोषण की विधि को पारपोषण कहते हैं। एम क्लियर बच्चों, बराबर है और आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बता दूं, वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर में भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण की मुख्य रूप से दो प्रकार की विधि होती है। स्वपोषी पोषण वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव भोजन स्वयं ग्रहण करता है, स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी कहते हैं, जो केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। लेकिन इसका अपवाद के रूप में अमर बेल होता है। अमर बेल एक ऐसी पौधा है जिस पौधा में क्या है, वह स्वपोषी होता है, न होकर के विषमपोषी होता है या पारपोषी होता है, वह किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती। पारपोषी कैसा है, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष रूप से रहकर, करीब में रहकर, अप्रत्यक्ष रूप से रहकर रहता ही है, निर्भर रहता ही है। जब कोई जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, पोषण की वैसे विधि को पारपोषण कहते हैं। यहाँ तक में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम उम्मीद जता रहे हैं। आप सभी को क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे पारपोषण के बारे में। उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं स्वपोषण के बारे में। अब हरे पेड़ पौधे समझ लीजिए, हरे पेड़ पौधे से रिलेटेड तो हम लोग हरे पेड़ पौधे पे आते हैं। ये जो ग्रीन प्लांट्स है यानी स्वपोषी जो है, हरे पौधे जो हैं,
वो जो अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको आम भाषा में बच्चों हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी जो प्रकाश संश्लेषण है ध्यानपूर्वक समझिए, यह जो प्रकाश संश्लेषण है, इस प्रकाश संश्लेषण की एक खूबसूरती है कि यह हमारे लिए बहुत वरदान जैसा है। अब बोलेंगे सर आप वरदान जैसा क्यों कह रहे हैं? तो पेड़ पौधे के विभिन्न क्रियाओं में प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, पर्णहरित की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रिक्वायरमेंट सामग्री क्या है पहले वो जान लो। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो इस प्रकार है। पहला सामान चाहिए सूर्य का प्रकाश, आई मीन सनलाइट। इतना डीप बायोलॉजी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं सूर्य का प्रकाश जो होता है वह श्वेत प्रकाश होता है। सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में। और सबसे कम जो होती है वह होता है बैगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण मात्र 3 ही रंग में हो सकता है, या तो लाल में हो सकता है, नहीं तो बैगनी में हो सकता है, और नहीं तो नीला में हो सकता है। इन तीनों रंग छोड़ करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और किसी रंग में होगा ही नहीं। यानी लाल में हो सकता है, बैगनी में हो सकता है, और नहीं तो नीला में हो सकता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस में होती है? लाल में होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो होती है बैगनी में होती है। क्लियर है? सूर्य के प्रकाश के बाद आपको चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। क्लोरोफिल जो होती है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और ये वही क्लोरोफिल है जिसका रंग हरा, ठीक है ना, देने के लिए, हरा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, उसमें जो पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम तत्व। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। यानी हरा जो तत्व है मैग्नीशियम के अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखेंगे मैग्नीशियम के अंतर्गत कौन सा तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम के अंतर्गत कौन तरह का पाया जाता है? तो कितने होते हैं? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये उतना डीप है, इतना नहीं आपको जानना है। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि क्लोरोफिल भी 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लियर है? आपको समझ में आ गई? इसके जस्ट बाद आपको जानना है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हवा होती है। यह वायुमंडल में 0.03% के रूप में पाया जाता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। उसके अलावा आपको खनिज लवण चाहिए, और लास्ट में आपको जल चाहिए। अगर इतना चीज पेड़ पौधे को मिल जाए तब वो खाना बनाता है। कहाँ? पत्ती में। किसमें बनाता है? पत्ती में बनाता है, लीव्स में। और उस पत्ती में जो प्रक्रिया करके खाना बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हम बता सकते हैं, सबसे पहला यहाँ से एक सवाल आता है जो क्लियर आप लोग को लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक कच्ची सामग्री पेड़ पौधे कहाँ से लाते हैं? जवाब में देंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेते हैं, क्लोरोफिल पत्तियों के पर्णहरित से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, खनिज और लवण कहाँ मिलेगा? जड़ों से लेते हैं, जमीन के भीतर से, और जल भी कहाँ लेता है? जमीन के भीतर से। इन सभी प्रक्रियाओं को ले करके पत्तियों में रखते हैं, और पत्तियों में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इस पत्ती में जो भोजन तैयार होता है उसका नाम है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इसको आम भाषा में हम लोग मंड भी कहते हैं, या स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो फार्मूला होती है आणविक C6H12O6 होती है, और यही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ग्लूकोज जो है पत्तियों में जमा होता है, एनर्जी के रूप में जमा होता है। इसको
है ना, पत्तियों से लेकर के पूरे शरीर में वितरण करने का काम परिवहन तंत्र के घटक, परिवहन कह सकते हैं उत्तक जो होते हैं, स्थानांतरित उत्तक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इसको लेकर के पूरे शरीर में फैला देता है और वहाँ से पेड़ पौधे के अंदर सारी क्रिया होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सारी प्रक्रिया में एक बहुत ही अच्छा काम होता है जो मैं पहले ही बोला था, जो हमारे लिए फायदेमंद है, और वो है ऑक्सीजन। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आप झट से जवाब दोगे कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 21%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 21%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 21%। क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो बच जाता वायुमंडल में कौन कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%, ऑक्सीजन हो गया 21%, तो नाइट्रोजन को याद रख लो 78% होता है, और अन्य गैस जो है इतना है वह 0.07% के आसपास, उसी में उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। जैसे आर्गन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, धूल कण हो सकते हैं, ये सारे चीज़ उसमें मिले होते हैं। तो आज हम लोगों ने पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत विस्तार विश्लेषण किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके जस्ट बाद, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जस्ट बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग कर लिए, और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो पौधों में खाना बन जाएगा, उसकी कहानी हो जाएगी समाप्त। अब थोड़ा पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये है आपका पत्ता, ठीक है। हालांकि मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई। ये आपका पत्ता, इस पत्ते के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रंध्र। ठीक, क्या बोलते हैं भाई, रंध्र बोलते हैं, इसको छिद्र भी बोलते हैं। पहला सवाल, रंध्र का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो रंध्र को खुलना और रंध्र को बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ रही है? रंध्र को खुलना, छिद्र को खुलना और बंद होना किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा कंट्रोल होता है। ये आपको जानकारी में रखनी चाहिए। अभी जो पत्ती जो होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो आखिर इस छिद्र के द्वारा क्या होता है? इसी छिद्रों के द्वारा जल की हानि होती है, इसी छिद्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा वायुमंडल से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इस छिद्रों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जल को भी कुछ एब्जॉर्ब किया जाता है इन क्षेत्रों से। समझ में आ गई? तो आपसे यह पत्तियों के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई, पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। उस रंध्र के भीतर स्ट्रोमाटा होता है जो काजू के आकार का होता है, इस शेप में पाया जाता है ना। और इसका खुलना बंद होना, बार बार ये खुल रहा है, बंद हो रहा है द्वार कोशिकाओं के द्वारा, स्ट्रोमाटाई कंडीशन। ठीक, तो आप इतना समझ गए कि स्ट्रोमाटा क्या है। तो इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी कल करेंगे। आज प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ लिए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सबका क्वेश्चन लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव चीज़ों को लाऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 450 पार आप जरूर लेके आइएगा। जय हिंद।